हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिस लेसन को पढ़ रहे थे, वह लेसन का नाम था द्विघात समीकरण। ठीक है, और उस द्विघात समीकरण में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी कर लिया था। एक अच्छा बेस भी मैंने आपको दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातों की अच्छे से समझ होगी और अच्छे से याद होगा। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को एंड करने वाले हैं। आज का जो पार्ट है मेरे भाई, वो पूरी तरह से एंड पार्ट है। इस तरह से द्विघात समीकरण को आज के क्लास में हम टाटा बाय बाय कर देंगे और इस तरह से बाय बाय करेंगे कि फिर जो है दोबारा किसी से भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरे उम्मीद से यदि आपने मेरे वीडियो को अच्छे वे में देखा होगा और समझा होगा तो कहीं भी किसी से कोई टेंशन आपको द्विघात समीकरण में कोई भी प्रश्न से नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए आज के क्लास में हमने आपके सामने वैसा प्रश्न लाया है जो आपको पूरी तरह से ये टॉपिक का डॉट जो है, जो पूरी तरह से इस टॉपिक में जो आपके मन में दुविधा है, जो मन में किसी तरह का संदेह है, वो सारी चीज को एंड कर देगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि माइंड में आप किसी तरह का कोई टेंशन हो, प्रेशर हो, बोझ हो, तो सभी को साइड कर दिया। मेरे पास 20 या 25 मिनट आप बने रहें, या 20 या 25 मिनट में मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा, एक अच्छा बेस दूंगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो सारे काम को कर दें ताकि मैं एनर्जी फुल हो सकूं, ताकि मैं एक अच्छे वे में आपको अच्छे अंदाज में पढ़ाऊं। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, आगे की ओर लेकर चलते हैं। अब देखिए, आप मेरे साथ बने रहें। ये जो टॉपिक जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का तो नाम शायद आप जानते ही होंगे। इसका नाम था द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका नाम क्या था मेरे भाई? द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग क्वाड्रेटर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज को देखा था कि द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम क्या होता है, वो भी जाना था। आगे प्रोसेस को जब देखा था, मूल की प्रकृति को जाना था। उसके बाद हम लोग मूल ज्ञात क्या करते हैं। इसके लिए 3 शर्त होता था मूल के कंसेप्ट में। यदि d बराबर 0 होता था, उसके कंसेप्ट में हम जाना था कि दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और उसके बाद जाना था d ग्रेटर देन 0 है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। उसके बाद जाना था कि d लेस देन 0 है तो उसके कंसेप्ट में जाना था कि मूल जो है काल्पनिक होंगे, यानी वैसे कंडीशन में मूल निकालना असंभव है। ठीक है, ये सारी कंसेप्ट को हमने भली भांति आपके सामने रखा था और आपने भी समझा होगा। आज हम बात करते हैं मेरे भाई कि द्विघात समीकरण जो है वो मतलब कैसे इसके प्रकार क्या होते हैं, इसे कैसे निकाला जाता है। कहने का मतलब ये कौन से तरीके से द्विघात समीकरण के हम आंसर तक पहुंचते हैं, उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसी को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा मेरे भाई, द्विघात समीकरण के अगर प्रकार की बात करते हैं, इसकी प्रकार की बात करते हैं, इसके टाइप्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग देखा कि बचपन वाला क्लास जब याद करें 8th और 9th क्लास में, 7th क्लास में, तो हम लोग गुणनखंड विधि को यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे जब बढ़े तो उसके बाद हम लोगों ने देखा एक और जो है मतलब जाना कि वहां पर एक जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी इसको हल किया जाता है। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो सूत्र से बाई फॉर्मूला भी इसको हम लोग याद कर सकते हैं, मतलब अच्छे ढंग से इसके मतलब आंसर को ध्यान में ला सकते हैं। किसी तरह कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण का जो प्रकार है वो बहुत 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2 और 3 के बारे में बात यदि हम कहते हैं, एक जो है मतलब सूत्र द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है, सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जिसे हम लोग बाई फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, बाई फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक जो याद किया जाता है मेरे भाई, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से याद बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसके द्विघात समीकरण के आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, इतना तक तो आप समझ गए। उसके बाद एक जो ज्ञात किया जाता है जिसको हम लोग गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। कौन विधि कहते हैं? गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। तो यही सारी चीजों पर आज मैं चर्चा करूंगा कि ये सब चीज क्या होता है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण के जो टाइप्स होते हैं, वो प्रकार होते हैं। एक गुणनखंड विधि जिसे हम लोग बाई फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है, इसको भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद सूत्र द्वारा जो है इसको ज्ञात किया जाता है, यानी 3 विधि की सहायता से
हम द्विघात समीकरण के आंसर तक पहुंच सकते हैं, द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। किसी तरह का कोई टेंशन यहां तक आपको समझने में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, एक गुणनखंड विधि वाला टॉपिक को मैंने चर्चा किया था भाई, मतलब इस पर मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया था, बशर्ते मैं बताया था कि गुणनखंड विधि से होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या जाना था कि वहां पर जो है मूल की प्रकृति के लिए जाना था कि सूत्र द्वारा का मतलब वही जो मूल यूज करते थे, डी निकालते थे, और डी के साथ जो है जब निकाल लेते थे तो फिर एक्स के वैल्यू के लिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a के फॉर्मूला से हम लोग आगे की ओर बढ़ते थे और फिर हम लोग आंसर की ओर आते थे। ठीक है, तो उसी 3 विधि होता है इसका। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी विधि पर और इसी विधि को जानने वाला। मैंने सोचा ये आपके लिए नेसेसरी है जानना, इसलिए मैंने चाहा तो इसे बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो याद रहे, आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होता है इस टॉपिक पर। बशर्ते कि ये टॉपिक से हम लोगों ने आंसर ला दिया, इस टॉपिक से हम लोग जितना भी इसका क्वेश्चन था द्विघात समीकरण का सारी चीज को बना लिया। अब आपके सामने जो लास्ट वाला बना लिया, ऊपर वाले के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद बीच वाला चर्चा करेंगे। इस तरह से आज आपके क्लास का एंड होगा पूरी तरह से। मतलब समझिए कि जितना भी है, मतलब क्या कहते, द्विघात समीकरण पर आधारित, फॉर्मूला पर आधारित जो भी मैथ है मैं सब बना देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुणनखंड विधि पर ये कैसे होता है, गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि से आइए हम ध्यान देते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। याद रहे मेरे भाई, इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 4x है, अब प्लस क्या है मेरे भाई 4 है, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो इस पूरे इक्वेशन को आपको ऐसा टर्म बनाना है, मतलब यहाँ पर ना तो बाई फॉर्मूला यूज करना है और ना तो बाई मतलब ये क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से नहीं करना है। बशर्ते इसको गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है, यही प्रोसेस को मैं आज समझाने वाला हूँ और यही प्रोसेस को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान देंगे, मेरी बात को अच्छे से मानेंगे तो यकीनन ये चीज को भी समझना काफी आसान है। सिर्फ जो है आपके माइंड को मैं वॉश कर देना चाहता हूं और वह मेमोरी आपका 9th और 8th क्लास और 7th क्लास का ही बेसिक से पूरी चीज को आप सीख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए सबसे पहले गुणनखंड विधि का रूल ये कहता है, बाई फैक्टराइजेशन प्रोसेस का रूल ये कहता है कि यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट से कंपेयर होता है। फर्स्ट और लास्ट से क्या होता है, कंपेयर होता है। फर्स्ट और लास्ट से जब कंपेयर होता है और वैसा कंपेयर कि 4 मल्टीपल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और 4 होता है तो इसमें ये क्या होता है, मल्टीपल होता है 4, यानी 4x स्क्वायर आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। मैंने बोला कि गुणनखंड विधि में जो होता है फर्स्ट वाला डाटा और लास्ट वाला डाटा आपस में मल्टीपल होता है। मल्टीपल होने के बाद आपके पास जो डाटा रहा मेरे भाई, फर्स्ट वाला डाटा ये हुआ और ये सेकंड वाला लास्ट वाला डाटा ये हुआ, जब ये मल्टीपल हुआ तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आया। जब 4x स्क्वायर आया और बीच वाले को डाटा से मतलब रखते हैं और यहाँ पर बीच वाला डाटा क्या 4x है। अब आपको ऐसा पहलू अपनाना है, ऐसा तरीका अपनाना है गुणनखंड विधि के द्वारा सहायता से आंसर तक पहुंचने के लिए, हम x के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, तो आपको ऐसा विधि अपनाना है कि जोड़ो तो 4x आ जाए, यानी इसके सामने प्लस का साइन है और यहां पर मल्टीपल करो उसको तो वहां पर वो 4 आ जाए। इसके लिए आपको अंक को इस तरह से सेटअप करना, इस तरह से सजाना है। उस स्थिति में क्या होगा कि आपका माइंड भी थोड़ा काम करना ज्यादा करेगा। ठीक है, यानी माइंड पर थोड़ा सा ज्यादा बोझ डालना पड़ेगा। उसके लिए रूल ये तरीका ये कहता है कि लास्ट वाला जो अंक है मेरे भाई, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता तो यहां पर गुणांक करते हैं। एग्जांपल 3 मान लेते हैं इसके गुणांक को, तो 4 × 12 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है तो 4 मल्टीपल 1 यानी 4 आया, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड जब निकाले एलसीएम लिए 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से आया। हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीपल 2, ये 4 का जो है पूरी तरह से इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन किया, इसको गुणनखंड किया तो हमने पाया 2 मल्टीपल क्या पाया 2 पाया। अब इसको 2 अंक आपके सामने मिला तो इस 2 अंक को ऐसा सजाना है इस फिगर में, इस फंक्शन में कि जोड़ दें तो 4 आ जाए और मल्टीपल करें तो 2 आ जाए, जोड़ दें तो 4 आ जाए और गुना करें तो जो कितना आ जाए 4 आ जाए, जोड़ दे तो कितना आ जाए 4 आ जाए, गुना करें तो भी कितना आ जाए 4 आ जाए। उसके लिए आपके सामने 2 और 2 है तो याद रहे मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और प्लस 2x है और प्लस 4 है, यानी इस रूप में हम इस पैटर्न को 4x को लिख सकते हैं।
यहाँ तक तो कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 4x बराबर 2x प्लस 2x, जब दो 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। वही चीज को मैंने यहाँ पर लंबा कर दिया। अब आप बोलोगे बाकी एक्स स्क्वायर फंक्शन में था उसे छेड़छाड़ नहीं किया, 4 था इसे भी छेड़छाड़ नहीं किया, फिर सिर्फ ये चीज को पैटर्न को बताने के लिए यहाँ पर मैंने इसको 2x मल्टीपल 2x किया। अब देखो मेरे भाई 2x प्लस 2x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 2x मल्टीपल 2x हो जाएगा मेरे भाई तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, 4x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाए। तो हमने बताया था कि फर्स्ट को लास्ट से जब कंपेयर किया जाता है तो गुना करो तो 4x स्क्वायर आ जाए, और बीच वाला अंक से जोड़ो, ऐसा पैटर्न सेटअप करो कि 4x आ जाए। तो आपके सामने जो दिया गया तथ्य था उस तथ्य से मैंने बिल्कुल जो है एक अच्छा मतलब माइंड लगाया, एक अच्छा सजावट किया, और उस सजावट से हम दोनों निष्कर्ष के पहलू तक पहुंच गए। यानी ये मेरा चुना हुआ अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। जब अरेंजमेंट सही है तो अब हम लोग प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाने का मतलब भाई मेरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, अब दो इसमें मल्टीपल इसमें एक है तो कॉमन तो होना बड़ा मुश्किल ना नामुमकिन बात है, सही बात है। इसमें एक्स स्क्वायर दो ठो इसमें x हो तो हम ये कॉमन का रूल कहता है कि दोनों में पाए जाने वाली चीज को बाहर निकाल लो, x इसमें भी पाया जाता है इसमें भी, तो अब बच गया x प्लस 2 बच गया, x दो ठो था एक ठो बचा। ठीक है, अब इतने बात समझ में आया। अब देखें x इसमें है, इसमें 4 में x नहीं है तो पता ही चला। अब अंक में देखते हैं कोई ऐसा है कि जो कॉमन आता है कि नहीं आता। इसमें 2 है इसमें 4 है तो 4 के टेबल में 2 आता है, इससे पता ही चला कि 2 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0। तो यहाँ पर आप देखो x प्लस 2 ये दोनों में पाया जाता है, बीच में साइन क्या प्लस का। एक बार फिर हम लोग कॉमन वाले विधि को प्रोसेस को यूज करते हैं तो x प्लस 2 हमने क्या लिया, कॉमन लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 2 बचा, इसका x बचा इसका 2, ये दोनों फैक्टर में हो गया। अब इतना इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ऐसा प्रोसेस पर स्टेप पर लाने पर अब आप क्या सोचोगे, अब आपका माइंड क्या करेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, आप मेरे वीडियो पर बने रहे, मेरे चैनल पर बने रहे। x प्लस 2 बीच में मल्टीपल साइन इज इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन ये कहता है कि x का 2 मान आएगा, x का 2 एक मान के लिए x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं, और यहाँ पर भी x प्लस 2 बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x बराबर क्या आ गया भाई, -2, और x बराबर क्या आ गया, -2। तो इससे पता ही चला कि गुणनखंड विधि से भी हम लोग यहाँ पर इसे बनाना आसान है। और आपको एक मैं ओरल बता देता हूँ मौखिक रूप से, जब x का मान समान है, जब मूल्य बिल्कुल समान आता है तो इसका मतलब इसका जो विवेचक है d जो है वो बिल्कुल 0 आता होगा। ठीक है, यह कंसेप्ट तो वही बताता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, गुणनखंड विधि क्या कहता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज को आप जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर आगे की ओर बात करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसे हटा दिया जाए। चलिए भाई, इसे मैंने हटा दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, अगले पैटर्न के पास आते हैं। वो पैटर्न क्या कहता है उसे हम लोग समझ लेते हैं, उसे हम लोग जांच लेते हैं। चलिए अब अगला पैटर्न देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। आपके सामने इसी तरह से आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा, मैं उसे भी राइट डाउन करके लाया हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पर आपके सामने है क्या है कि 6x स्क्वायर है और -x है और -2 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको गुणनखंड विधि से बनाना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि उसे प्रैक्टिस आपके सामने करा दूं। ऐसे तो मैं एग्जांपल बता दिया, उसी एग्जांपल पर उसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें 6x स्क्वायर है और -x -2, तो रूल ये कहता था फर्स्ट मल्टीपल लास्ट है, फर्स्ट मल्टीपल क्या लास्ट है। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर है और लास्ट में कौन है, -2 है, तो पता ही चला माइनस क्या है, 2 है, माइनस से मतलब नहीं रखेंगे, अंक से मतलब 6x स्क्वायर और 2 है यानी 12x स्क्वायर आया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या -x है, क्या है यहाँ पर माइनस, बीच वाला पार्ट क्या है -x है, इतना है ना, बीच वाला पार्ट क्या -x है और लास्ट और फर्स्ट क्या है 12x स्क्वायर है। तो आपको 12 को ऐसा मतलब इसका एलसीएम लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 का करेंगे मेरे भाई, 2 छके 12 और 2 तिहाई 6, यानी आपके पास बचा 4 और 3 बचा, यही ना हुआ। 4 और 3 को
को ही डिवाइड करेंगे तो भी मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, इतनी बात आप भी जानते हो। तो उसी तरह से आपको यही फंक्शन में से ऐसा अरेंजमेंट करना है, यही पार्ट में से आपको ही इतना तक लाना है, इसी पार्ट को सजा के ही हम आंसर तक पहुंचेंगे, एक्स के वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब आपका मायने ये रखता है, असल में मायने ये रखता है कि आपको सजाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो याद रहे इस तरीका ये होना चाहिए कि हम हर हाल में इन दोनों को जब कंपेयर करें तो बीच में -x के रूप में आना चाहिए, और ये दोनों को कंपेयर करें तो -12x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -12x² आना चाहिए लास्ट ऑफ फर्स्ट से। तो उसके लिए क्या है मेरे भाई कि 6x² कर दें। याद रहे आपको कि 4x में है और यहाँ पर हम -3x कर देंगे तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर x बचे, ये क्या कहते हैं -4x या +3x कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि -x बचेगा। यानी इसके पैटर्न को खाली साइन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं कि माइनस में 4 बड़ा को कर देते हैं और छोटा को प्लस में कर देते हैं 3 को। तो इसलिए कि जब घटेगा इन दोनों से तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि आगे से क्या है माइनस है। उसी तरह से -4x प्लस जो है मल्टीपल और ये 3x करेंगे तो माइनस जो हो जाएगा 12x² हो जाएगा। यानी ये जो पैटर्न है, सजाने का अंदाज है मेरा, सजाने का जो मेरा वे है, लगता है कि सही की ओर हम जा रहे हैं, अपने रास्ता को अच्छे की ओर ले जा रहे हैं। तो वही चीज को आपको यहाँ सेटअप कर देना। क्या करना कि -4x कर देना और +3x कर देना और ये -2 लिख दें =0। यहाँ पर ना छेड़छाड़ करना है और ना यहाँ पर करना है, बीच वाले पार्ट में ही हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। आप देखो जब -4x है, -4x में से 3x जाएगा तो -x बचेगा, -4x +3x में मल्टीपल होगा तो माइनस गुने प्लस माइनस होगा, 4×3=12x²। यानी ये पैटर्न को हम लोग रूल को फॉलो कर गए, ये सजावट अरेंजमेंट हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब जब आपने यहां तक कर लिया तो अब देखो आगे क्या करना। आगे अब कॉमन वाली चीज को याद करना। कॉमन क्या करना, अब ऑलरेडी x² है, x है तो x तो कॉमन है ही है, इतनी बात तो है। तो अब जब हम चर राशि में कॉमन देख लिया तो बाहर निकाल लिया, x वाले जो सबसे छोटा होता है उसी में हम लोग बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर 6 है, ये 4 है तो इन दोनों में तो 6 कॉमन नहीं है, तो इससे पता ही चलेंगे कि 6 4 में 2 ऐसा चीज है जो दोनों में आता है, दोनों में कॉमन पाया जाता है। हमने 2x को कॉमन लिया, हमने क्या लिया 2x को, तो यहाँ बच जाएगा मेरे भाई 3x बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6x² हो गया और -2 दूनी 4x हो गया, यही आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर +1 कॉमन लिया, ये 3x है -2 है, दोनों एक दूसरे का जो है बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज कॉमन नहीं, ना तो x में कोई कॉमन है चर राशि में, ना ही कांस्टेंट में। तो सिर्फ हम ऐसे स्थिति में हम 1 को कॉमन लेते हैं, वैसे स्थिति में किसको कॉमन लेते हैं 1 को। तो 1 को जब लिया तो यही चीज को 3x - 2 = 0। याद रहे एक क्लू मैं बता रहा हूं कि गुणनखंड विधि में होता क्या है कि जो पार्ट यहाँ बच रहेगा, जो पार्ट यहाँ कॉमन आएगा, वही पार्ट आपको यहाँ चेहरा आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ अगर 3x - 2 है तो यहाँ भी 3x - 2 आना चाहिए, यहाँ अगर x - 2 है तो यहाँ भी x - 2 आना चाहिए। ऐसा कभी ना हो सकता है कि ये प्लस में और ये माइनस में, नहीं, कॉमन का मतलब बिल्कुल जो है दोनों में सेम होना चाहिए। इतनी बात तो समझ गया। अब देखें कि 3x - 2 और 3x - 2 दोनों में बीच में प्लस का साइन, एक बार फिर कॉमन के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3x - 2 को कॉमन ले लिया तो पता ही चला कि 2x + 1 हुआ = क्या हो गया 0 आ गया। जब ऐसा सिचुएशन पर आप आ जाएं, ऐसे कड़ी पर आप आ जाएं तो बिल्कुल आपको हदियाना नहीं है, ना ही डरना है। ऐसी स्थिति में रूल ये कहता है बीच में मल्टीपल का साइन हो, ब्रैकेट वाली बात हो, = 0 हो, तो उस कंसेप्ट में कहता है कि x का 2 मान निकलेगा। एक हो जाएगा 3x - 2 = 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब हम लोग इस प्रोसेस को डील करते हैं तो 3x = 2 हो जाएगा, x = 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया और 2x = -1 हो गया, x बराबर हो गया मेरे भाई -1/2। इसी तरह से पता ही चला कि इसका जो x का मान है विदाउट जो है मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हम बना लिए हैं, विदाउट जो है मूल की प्रकृति और मूल ज्ञात करने वाले सूत्र को लगाते हुए, यानी गुणनखंड विधि से x को भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके क्लास का मतलब ये पार्ट का गुणनखंड विधि भी जो है समझ गया होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसे भी आप राइट डाउन कर लिए, हटा लिए।
चलिए अब मेरे भाई आप मेरे साथ बने रहे। आप कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कभी कभी गुणनखंड विधि में होता क्या है कि रूट के रूप में भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक तो हल्का था, अभी तक बिल्कुल जो है मतलब आसान सा था, ज़्यादा माइंड को दौड़ाने वाली बात ना था, तो हमने आसानी वे में अरेंजमेंट कर दिया। कभी कभी बीच में रूट आ जाएगा तो उस प्रोसेस में कैसे चलेंगे। आइए मेरे साथ बने रहें भाई मेरे। अभी आपके सामने है कि √2x² है और प्लस जो है 7x है और प्लस 5√2 है। प्लस कितना 5√2 है इज इक्वल टू 0 है। अभी आपके सामने ये इस तरह के गुणनखंड को आपको डील करना है। गुणनखंड विधि से इसके x के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो जब अभी मैंने दो या तीन क्वेश्चन को बताया तो वह 2 या 3 क्वेश्चन का x का मान निकालना बिल्कुल आसान था, क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, वहां पर अभाज्य गुणनखंड का रूल यूज करके हम सेटअप करते थे। लेकिन अभी आपके सामने ये रूट के रूप में आया है, ये रूट के रूप में आया। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ के लिए कड़ी क्या अपनाएंगे, कैसे इस चीज को सेटअप करेंगे। तो भाई मेरे आप बिल्कुल घबराएं नहीं और ना ही आप हड़बड़ाएं, आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें। जो रूल आसान के लिए होता है वही रूल भारी के लिए भी होगा। कहने का मतलब जो बेस स्टार्टिंग में हम सीख लेते हैं वही बेस के सहारे हम कदम को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि फर्स्ट मल्टीपल लास्ट, फर्स्ट मल्टीपल क्या कहता है, लास्ट कहता है। अब फिर उसके बाद कहता है कि यहां पर बीच वाला को जोड़ना ऐसा है। तो याद रहे कि √2x है, √2x है ना, और यहां पर x² है और मल्टीपल 5√2 है, मल्टीपल 5√2 है। तो ये दोनों को जब करेंगे मेरे भाई तो 5√2 मल्टीपल √2x² है, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीपल 2x² बराबर 10x² आ गया। बराबर कितना आ गया, 10x²। क्योंकि √2 यदि है और मल्टीपल √2 करेंगे तो इसको एक बड़े रूट के अंदर में दोनों को लिख देंगे। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं और इतना बराबर भी इतना भी लिख सकते हैं। इस मैथ के प्रोसेस में कोई आपको यहाँ तक टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब टेंशन नहीं होना चाहिए तो रूल ये कहता है कि यहाँ पर जो है जोड़ा का एक बाहर निकल जाता है, उसका वर्गमूल, यानी 2 दूनी 4 करेंगे तो 4 जो है पूरी तरह से 2 का बाहर आएगा, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज को हम लिख लिया। जब 2 बाहर निकला तो 5 दूनी 10x²। अब आपको ऐसा सेटअप करना है मेरे बड़े भाई कि यहाँ पर गुना करेंगे तो 10x² आना चाहिए और जोड़ो तो 7x आना चाहिए। गुना करो तो 10x² आ जाए और जोड़ो तो 7x, तो 10 आ गया, तो 10 का 2 पचे 10, यानी आपके सामने जो चीज बच रहा है वो आपको एक 5 मल्टीपल 2। यही अरेंजमेंट से, यही कड़ी से आपको आगे की ओर सेटअप करना है इसमें कि क्या रखा जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए अब मेरे भाई क्या होता है कि यहाँ पर √2x² को कर देंगे। यहाँ पर तो छेड़छाड़ हम लोग कभी ना करते थे, अब यहाँ पर छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि 5√2x हो जाएगा, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस जो होगा 2√2x हो जाएगा ना। अब प्लस जो होगा 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यही चीज को आप नहीं समझ पाओगे कि ये कैसे कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा ना। 5x प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 5√2 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई कि जब 5x में 5 और 2x को जब जोड़ देंगे तो वहां पर 5x और प्लस 2x हो जाएगा मेरे भाई, ये 7x हो जाएगा। और जब 5x और मल्टीपल 2x करेंगे तो 10x² हो जाएगा। और यही चीज तो अरेंजमेंट करके मुझे लाना था कि गुना करो तो 10x² और जोड़ो तो 7x आ जाए। गुणनखंड विधि में गुना करो फर्स्ट और लास्ट से तो ऐसा प्रोसेस आ जाए कि 10x² आ जाए और यहाँ पर जोड़ें तो कितना आ जाए, 7x आ जाए। लगता है कि वह चेहरा यहाँ दिख गया। क्या दिया कि 5x में से 2x को जोड़ दिया तो 7x आ गया, 5x में से 2x को मल्टीपल किया तो 10x² आ गया। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल सजा देना, इसका वही लिखना और ये स्टेप का वही लिखना। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वही लिख देंगे, लास्ट स्टेप जो रहेगा वही लिख देंगे, बीच वाले स्टेप को सिर्फ अरेंजमेंट कर देंगे। बीच वाला स्टेप को इस वे में लिख
लिख दें, यही का एक टुकड़ा होता है। भाई मेरे हम कह रहे हैं कि 10 है तो 10 में क्या हो जाए कि आप ऐसा जोड़ना है कि 10 आ जाए, 2 डिजिट को जोड़ो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई 5 और 5 10 होगा। आपका आंसर ये भी होना चाहिए कि मतलब क्या होता है कि 3 + 7 भी 10 होगा। आपका आंसर ये भी होना चाहिए कि 4 + 6 भी 10 होगा। आपका आंसर ये भी होना चाहिए। आगे चल के अगर हम और देखते हैं और सेटअप करते हैं कि 9 + 1 भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब में जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, ये सब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं लेते हैं, ये सब वैल्यू को हम क्यों इसमें यूज नहीं किया, अब मैं आपको बताता हूं जो मेन पार्ट है, इसलिए यूज नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि जब इस सब को जोड़ रहे हैं तो 10 तो ठीक आ रहा है, ये सब को जोड़ेंगे तो 10 तो ठीक है, लेकिन गुना जब यदि किया जाए तो वहां पर वो सेटअप खाता है कि नहीं खाता है। यदि आपका गुना के रूप में मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है मतलब इधर हो गया, बीच वाला पार्ट हो जाएगा 10x हो जाएगा, बीच वाला पार्ट कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और जो लास्ट वाला पार्ट है जो मल्टीपल करके आए वो आपको आ जाए 40x² आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 5 में जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, लेकिन 5 × 5 मल्टीपल करेंगे तो वहां पर क्या आ रहा है कि वो बिल्कुल जो है 25 आ रहा है, तो वहां पर वो सेटअप नहीं खाता है। इसीलिए जो सेटअप खाता है ऐसा कि गुना करो तो वो मल्टीपल में भी आ जाए वही चीज, और जोड़ दिया जाए तो भी आ जाए, यानी लास्ट और फर्स्ट से मल्टीपल करें तो वही सेटअप करने पर आना चाहिए। यही इसीलिए हम लोग इस ज्यादा अंक को नहीं ढूंढते हैं, जो वहां पर जचता है वही को यूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहां पर मान लिया जाए कि 7 के लिए हम लोग क्या कर सकते थे कि 6x कर सकते थे प्लस x कर सकते थे, ये भी तो 7x होता है, लेकिन जब इसको आप मल्टीपल करोगे मेरे भाई तो ये 6x² आ जाएगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 10x² आना चाहिए ना, क्योंकि √2x² है और 5√2 है, जब इससे मल्टीपल कर रहे हैं तो 10x², तो गुना वाले प्रोसेस में ये रूल तो फॉलो नहीं किया, और यहाँ पर जो है गुना वाले रूल में ये तो फॉलो नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसा सेटअप करना है। चाहे लेते तो हम लोग 4x और प्लस 3x भी कर सकते थे, लेकिन इसको मल्टीपल करेंगे तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग वैसे मतलब अरेंजमेंट करते हैं वैसा कि दो बीच का पार्ट भी आ जाए और लास्ट का पार्ट भी आ जाए। चलिए ये चीज हो गया होगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर √x² है प्लस 5x है, तो आपको ये दोनों बिल्कुल अलग है, ये कभी कॉमन नहीं होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो √2x हो जाएगा और प्लस जो होगा 5 होगा। उसी तरह से आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर 2x है और प्लस 5√2 है, तो याद रहे मेरे भाई 2 को लिख सकते हैं कि √2 मल्टीपल √2 लिख देंगे, 2 मल्टीपल 2 करेंगे तो इतना होगा ना। उसी तरह से हम कर सकते हैं कि √2 यदि कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर √2x हो जाएगा और प्लस जो होगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। यही चीज को आपको समझना है, क्योंकि √2 में 2 से मल्टीपल तो 2x हो गया, ये हो गया 5√2, यही चीज आ गया, यही चीज थी। तो थोड़ा सा माइंड को क्लू लगाना, माइंड को अच्छा वे देना। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन पाया गया, ये हो गया √2x मेरे भाई, ये हो गया 5 हो गया, ये कॉमन ले लिया, और x प्लस ये हो गया √2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसका दो वैल्यू आ गया, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 हो गया इज इक्वल टू 0। x बराबर हो गया मेरे भाई -√2 और √2x हो गया मेरे भाई बराबर -5 हो गया, x बराबर -5/√2। यही इसका गुणनखंड विधि से आंसर आया, काफी आसानी वे में। तो इससे पता ही चला कि यदि वो फैक्टराइजेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो मतलब रूट के रूप में हो, चाहे विदाउट रूट के रूप में, डिजिट और संख्या के रूप में हो, तो आसानी वे में हम कर सकते हैं। सिर्फ कंसीडर करना है कि फर्स्ट मल्टीपल लास्ट को और बीच वाला को पैटर्न को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि या तो घटाने पर उतना आना चाहिए या जोड़ने पर उतना आना चाहिए, और वही जिसको जोड़ा है, जिसको घटाया जाए जिस अंक को, जिस संख्या को, वही उसी संख्या से जब मल्टीपल किया जाए तो वो भी वही सेम आना चाहिए। तब समझेंगे कि मेरा ये चीज का अरेंजमेंट, इस चीज का कदम सही है, वरना फिर जो है हमें थोड़ा सा परेशानी होगा, आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे अब हटाते हैं। इस तरह का उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी वे में बना लेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई अगले चीज को जानते हैं, अगला टॉपिक को, अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये गुणनखंड विधि से सारी बात को समझ गए। कहीं कहीं पर ऐसे आ जाएगा x + 4/x इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू -4 है, तो इसको बताएगा कि गुणनखंड विधि से हल करें। ठीक है, इसके लिए भी आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, बिल्कुल अपने कलम कॉपी माइंड को नहीं रोकना, बशर्ते मेरे साथ आपको बिल्कुल बने रहना। क्या करना मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से इसका x बना तो सबसे पहले द्विघात में बदलेंगे। द्विघात में बदलने के लिए यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ये x हो जाएगा मेरे भाई, ये x² हो जाएगा मेरे भाई, और ये +4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x² + 4 हो जाएगा मेरे भाई, और ये -4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x² हो जाएगा मेरे भाई, और ये +4x हो जाएगा, इस साइड माइनस, ये +4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इस प्रोसेस से आसानी वे में निकाल लेंगे, x² है +2x है, और +2x है +4 है, इतना अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये इतना होगा तो x कॉमन लिया, x + 2 हो गया मेरे भाई, और +2 कॉमन लिया, x + 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। x + 2 फिर कॉमन लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर x + 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, x का मान -2, फिर x का मान क्या आएगा, -2 आ गया। इस तरह से x का दो मान जो है बिल्कुल सेम आएगा, दोनों का मान का आंसर क्या होगा, -2 होगा। यानी इस वे में भी आपको हो तो आप एलसीएम लेके उसको गुणनखंड प्रोसेस में करना है। चलिए, यहाँ तक भी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, अगले पैटर्न के पास आते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे से बिल्कुल हटे नहीं, बिल्कुल मेरे पास ही आप रहें, इधर उधर अपने माइंड को नहीं करें। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सारा काम कर दिया। अब एक क्वेश्चन क्या देगा कि जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करें कि, ये भी क्वेश्चन का एक पार्ट था, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, जांच करना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये दे रहा, क्वेश्चन नंबर ए है कि x + 1 का स्क्वायर है मेरे भाई, और ये है 2 × x - 3 है। ठीक है, इसको जांच करना। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में था, मैंने सोचा इस टॉपिक को भी थोड़ा हाईलाइट आपके सामने रख देता हूँ। जांच करना है इसको है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए जांच करना के लिए मतलब क्या होना चाहिए कि हर हाल में उसका पावर पर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। इक्वेशन का जो टर्म है, यदि चरराशि के पावर में 2 आता है तो समझेंगे कि वह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के श्रेणी में है। ठीक है, अब इसके जब डील करते हैं प्रोसेस को बाय कैलकुलेशन, तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर का मतलब मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, a² + b² और प्लस क्या होता है, 2ab होता है ना। उसी तरह से तोड़ देंगे x² और ये कल प्लस क्या हो जाएगा, b² यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2a, और ये हो गया b, अब प्लस जो हो गया 2x हो गया, -6 हो गया यहाँ चीज़ को, ये चीज़ को। ठीक है, अब x² + 2x हो गया मेरे भाई, और ये हो गया +1 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया और -6 आ गया, 2x से 2x इंड हो गया, x² हो गया, +1 हो गया, +6 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x² + 7 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर हम पाते हैं कि x² + 7 यानी यहाँ पर ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ, कि द्विघात समीकरण के लिए शर्त ये कहता है कि ax² + bx और +c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये टर्म होना चाहिए। x का इसमें कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा नाम, तो हम कह सकते हैं कि x² तो है लेकिन b इसमें नहीं है। तो इससे पता ही चला कि यहाँ पर ये रूल को, द्विघात समीकरण के वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अतः ये जांच से ये पता चला कि यहाँ पर ये पैटर्न जो है x² + bx + c का रूप नहीं ले रहा, तो अतः ये द्विघात समीकरण के श्रेणी में नहीं होगा। और यदि x² + bx + c का रूप लेता तो हम उसे उस रूप में समझते हैं। इस तरह से आपका मतलब जो है, मतलब ये क्वेश्चन भी डील हुआ। जांच करने वाला भी बात आ जाए तो काफ़ी आसानी वे में बना लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। वह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आज के क्लास का बिल्कुल वह एंड क्वेश्चन है मेरे भाई, आप मेरे क्लास में बने रहें। वह उसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, बनाने की विधि से हल करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके सामने जो आया, जिसको हम लोग कहते हैं
बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैसे क्या होता है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपके सामने काफ़ी अच्छे वे में मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ये क्वेश्चन है। चलिए आप मेरे साथ बने रहें। यदि मैं आपके क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर को मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल बता देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कभी ना भूल पाओगे। आसानी वे में द्विघात समीकरण का टॉपिक को आप बना देंगे, पूरी तरह से खंगाल देंगे। याद रहे मेरे भाई, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यदि ये पूछ रहा है तो आपको मेमोरी में फिट होना चाहिए कि ना तो इसके गुणनखंड विधि को यूज करना है और ना ही ये मूल की प्राकृतिक वाले विवेचक वाले सूत्र से आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए एक नियम होता है, एक क्या होता है, शर्त होता है। एक क्या होता है, नियम, एक शर्त होता है। उस शर्त को आपको समझना है। आइए वो शर्त को मैं आपको बता दूं। इसके लिए क्या शर्त होता है, इस शर्त के स्टेप 1 होता है। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि हर हाल में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 लाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, हमेशा +1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है, आपको मैं स्टेप लिखा दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये होना चाहिए कि x का गुणांक का आधा का वर्ग को, आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, जोड़ना है, एवं एक बार घटाना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। यही इसका मेथड है। यदि ये दो प्रोसेस को आप याद रखते हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने वाला जो टेंशन है, लफड़ा है, वो बिल्कुल जो है एंड हो जाएगा, बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। याद रहे मेरे भाई। आइए सबसे पहले पूर्ण वर्ग के लिए मैं एक बार फिर हाईलाइट करता हूं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है कि हर हाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 लाना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक हमेशा में 1 होना चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना तो 1 है, यहां पर 2 ना होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए। इसीलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला शर्त आपको ये याद रहे कि हमेशा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दूसरा होना चाहिए स्टेप कि एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक का आधा का वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। एक्स के गुणांक के आधा के वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। अब ये कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा बोझ हो सकता है, स्टार्टिंग में आपके लिए ऐसा लगेगा ये बहुत पहाड़ है, लेकिन आप धैर्य रखें, आप शांति रखें, मेरे साथ आप बने रहें। ये इस तरह के क्वेश्चन को जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह क्वेश्चन भी काफी आसान हो जाएगा। यहां से भी हम लोग आंसर तक काफी आसानी वे में एक्स के मान तक पहुंच सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूं कि पूर्ण वर्ग बनाने की जब बात आ जाए तो वहां पर अपने माइंड को दो चीज को इसको दवा देना, 2 दवा देना, और 2 ही दवा से इसका काम हो जाएगा। इसका जो भी बुखार होगा, कोई भी मर्ज होगा, ये ठीक हो जाएगा। पहला दवा ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा पॉजिटिव में 1 होना चाहिए, माइनस नहीं, याद रहे पॉजिटिव 1 होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। एग्जाम्पल के तौर पर कि यहां पर एक्स का स्क्वायर का कुछ ना तो 1, ये तो रूल तो फॉलो कर गया, यहां पर जो छेड़छाड़ मुझे नहीं करना बाय फंक्शन में। अब यहां पर 5x है तो इसको आधा का वर्ग, तो 5x का आधा मतलब मेरे भाई का आधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा के लिए किसी में 2 से भागा देते हैं, यानी 1/2 से मल्टीपल करते हैं, तो अब तो आधा हो जाएगा। तो यही आधा जो है इसका वर्ग, इसका आधा का क्या होगा, वर्ग होगा। इसी के आधा के वर्ग को x के गुणांक के आधा, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 5 है, 5 का आधा 5/2, 5 का आधा 5/2, आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ना है और एक बार इसी को क्या करना है, घटाना है, एक बार इसी को क्या करना है, घटाना है। मुझे उम्मीद है कि यह स्टेप को आप समझ गए होंगे। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि इसी के गुणांक को, ये आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है। यदि इस प्रोसेस में अरेंजमेंट आप कर देते हैं तो समझिए आप आंसर तक पहुंच गए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। समझिए आपने पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की मामला को हल कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम देखें प्रोसेस क्या, ये चीज को आप राइट डाउन कर लें। यही 2 खुराक है जिससे आपका हर बीमारी का इलाज है पूर्ण वर्ग के लिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इस
प्रोसेस से बनाने शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए पहला प्रोसेस एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 होना चाहिए। 1 तो है, इतना स्टेप तो लिख देंगे। अब ये क्या कहना चाहिए कि इसके क्या कह रहा है कि इसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, इसके आधा के वर्ग को एक बार, इसका आधा हम कर देंगे, ठीक है, 5/2 है, इतना हो जाएगा। अब प्लस इसका आधा करना और प्लस 6 हो गया, क्या प्लस क्या हो गया, इस यहाँ पर इसका क्या कर दें, आधा कर दें, इसको क्या कर दें, एक बार आधा कर दें, तो आधा हम कर दिया यहाँ पर। और यही आधे को एक बार में जोड़ना है और यही आधे को एक बार में घटाना है, और ये +6 = 0। मुझे उम्मीद है कि आप ना समझ होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप यहाँ तक नहीं समझ गए होंगे, तो आप बिल्कुल धैर्य रखें, मैं आपके साथ हूँ। याद रहे मेरे भाई, x का गुणांक को आधा लिख दिया। अब x के गुणांक का आधा तो कर दिया, और इसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना, घटा देना, और बाकी जो फंक्शन ये 6 था लिख दिया। यहाँ तक कोई अरेंजमेंट में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। यही सिर्फ सजाना यदि आ गया तो पूर्ण वर्ग पर पूरी तरह से महारत आपने हासिल कर लिया। और यही अगर अरेंजमेंट नहीं करने आया तो फिर आपसे ये नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी 10th क्लास में था तो वहां पर टीचर बता रहे थे तो यह समझना मुश्किल होता था कि कैसे आधा करना, वर्ग करना, यहाँ पर 2 का है क्या, ये चीज क्या किया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि x के गुणांक को आधा किया, आधा कर दिया। अब आगे प्रोसेस कहता है कि इसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ दो, आधे के वर्ग को एक बार जोड़ दो, आधे के वर्ग को एक बार जोड़ दिया, और आधे के वर्ग को एक बार घटा दिया, इतना कर दिया। क्योंकि मेरे भाई कि जब इसको पॉजिटिव या निगेटिव, जैसे मान लिया +5 और -5 है, +5 और -5, तो ये दोनों कटेगा तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से ये जब हट जाएगा तो इस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी तरह का फंक्शन में कोई चेंजिंग, कोई टेंशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। किसी तरह यहाँ पर इसको क्या करना है, आप मेरे साथ बने, यहाँ पर इसको यह करना 5x करना, सॉरी यहाँ पर इसको क्या करना 5x है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर 5/2 है, 5/2 है, तो 5 ई भी स्क्वायर है, ई भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab। अब ये 5 आता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। मान लिया ये स्क्वायर है तो मान लें ए स्क्वायर, अब +2 एक जगह पर x हो गया, x हो गया, b की जगह पर 5/2 हो गया ना, अब प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये तो कट गया तो पता ही चला क्या आ गया 5x। यानी सिर्फ अरेंजमेंट के लिए ऐसा नियम को, ऐसे विधि को यूज करते हैं। याद रहे यहाँ पर कभी मत बटा करिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था यहाँ पर, इसके लिए सॉरी। 5x/2 नहीं करिएगा, सिर्फ 5x करिएगा, क्योंकि जब इसको आप अरेंजमेंट करते हैं प्लस बी के स्क्वायर पर जब तोड़ते हैं तो वही डाटा यहाँ आता है, इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना। बिल्कुल यही रूल समझना है कि x के गुणांक आधा के वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। x के गुणांक को ये ना करिएगा कि x के गुणांक को एक बार आधा किया, फिर आधा के वर्ग को जोड़ा, फिर आधा के वर्ग को घटाया, नहीं, बिल्कुल x के गुणांक के आधा के वर्ग को जोड़ना है, एक बार घटाना। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब क्या कहता है मेरे भाई, अब ये कहता है कि एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो याद रहे कि a प्लस बी का ऑल स्क्वायर, a प्लस बी का क्या ऑल स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर, और ये 3 फंक्शन से मतलब रखेंगे यहाँ तक, 3 टर्म तक, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। प्लस का रूप देखेंगे तो a प्लस बी का ऑल स्क्वायर होगा, माइनस का रूप देखेंगे a माइनस बी का ऑल स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या हुआ, इतना ही फंक्शन काम किए, ये तो नहीं किए, तो ये हो गया -5/2, तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये +6 = क्या हो गया, 0 हो गया। इतना कर लेंगे। अब ये x + 5/2 है मेरे भाई, इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, 25 इस साइड आ गया इक्वल के, तो 25 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया, और ये इतना हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब x + 5/2 इतना कर लेंगे का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चल के 4 एलसीएम लेंगे, ये हो गया 25 और ये हो गया 6, पता ही चला कि 25 और ये हो गया 24, सॉरी ये हो गया 24, तो ये 1 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। 1 बटा कितना हो गया, 25 में से जब 24 जाएगा तो 1/4 1 बचेगा, अब नीचे में बटा में 4 है तो 4 बचेगा, तो x + 5/2 है ना, x + 5/2 √1/4 हो गया। 1/4 का 1/2 प्लस माइनस के रूप में आएगा ना, तो एक बार x + 5/2 यहाँ पर लिख देते हैं, x + 5/2 बराबर 1/2 पॉजिटिव लेते हैं, तो एक ये हो गया 1/2 -5/2, एलसीएम हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया। यहाँ तक कर लेंगे। जब कर लेंगे तो -4/2 बराबर -2 हो गया। यहाँ तक मैं जल्दीबाजी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन पार्ट
पार्ट था वो मैंने समझा दिया। अब आपको कैलकुलेशन पावर सही है तो ठीक है, ना सही तो फिर सही करने की आपको खुद ज़रूरत है। अब यहाँ पर x प्लस 5/2 एक इक्वेशन को -1/2 लेते हैं तो x बराबर हो गया -5/2 हो गया -1/2। यहाँ करेंगे 2 हो गया -5 हो गया -1 हो गया -6/2 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया 6 हो गया -3 हो गया। इस तरह से एक मान -2 आया, एक मान -3 आया। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कुछ भी ना किया, देखो प्रोसेस कैसे आसान हुआ। x प्लस 5/2 स्क्वायर है, इस पट्टी इस साइड में आ गया इक्वल के, तो ये रूट में आ गया, रूट 1/4 आया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 आया। प्लस माइनस के रूप में जानते हैं आप कि रूट से बाहर निकलता है, प्लस और माइनस दोनों निकलता है। इस तरह से जब इसका 2 मान आया तो x प्लस 5 प्लस एक प्लस के रूप में लेकर देखा तो x का वैल्यू -2 आया, x माइनस के रूप में लेकर देखा तो x का वैल्यू -3 आया। इस तरह से ये चीज़ को मैंने बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए एक एग्जाम्पल को मैं चाह रहा हूँ कि और भी डील करा दूँ ताकि आपके अंदर में कोई भी डॉट हो, कोई भी टेंशन हो, वो दूर हो जाए। आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, शेयर नहीं दबाया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे काम को कर दें। आइए मेरे भाई, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि 2x² है अब -5x है, ठीक है, अब प्लस कितना है 3 = 0 है, = क्या है 0 है, 2x है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको x के वैल्यू को ज्ञात करना है। उसके लिए क्या आपको चाहिए कि हर हाल में x² का जो गुणांक है उसको 1 लाना है। x² के गुणांक को क्या लाना है 1 लाना है। तो उसके लिए इसको हटाना है, इसको क्या करना है हटाना है। तो हटाने के लिए आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको हटाने के लिए क्या हो जाए कि यदि इसमें आप 2 से डिवाइड देते हैं तो ये हट जाएगा। यदि मान लिया इसमें 2 से हम डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, ये x² बचेगा। लेकिन और सिर्फ एक टर्म में x² वाले फंक्शन में यदि 2 से डिवाइड देते हैं ये पूरे फंक्शन में, तो यहां पर ये रूल मेरा गलत होगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS में 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भागा करने पर यदि हम यूज करते हैं ये पैटर्न को, तो मुझे उम्मीद है कि मैथ के क्षेत्र में ये कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब दोनों साइड या किसी से आप मल्टीपल करते हैं एक राशि से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या एक राशि को घटाते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या एक राशि को आप जोड़ते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझे होंगे। चलिए तो इसीलिए हम क्या करें, अब इसको रहने दें। अब यहाँ पर कुछ वर्ड लिख लें, दोनों तरफ क्या करें 2 से भागा देने पर, दोनों तरफ 2 से भागा देने पर, अब 2 से भागा देंगे तो सब पैटर्न में 2x²/2 ये हो गया -5x बटा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, सब पद में पड़ेगा 3/2 और ये आ गया 0/2, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करें, ये हट गया तो x² आ गया, या ओरिजिनल रूप अभी आपको दिखेगा 5/2x आ गया और प्लस 3/2 = 0। अब आपके सामने ये दिख रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण का रूप दिखा होगा। अब हम लोग क्या है कि इस पैटर्न पर जब आगे की ओर प्रोसेस को डील करेंगे तो आसानी वे में हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई तरह का टेंशन ना होगा। मैंने क्या बोला कि x² को गुणांक को पूर्ण वर्ग बनाने से पहले 1 लाना है, पॉजिटिव में ला दिया। अब x के गुणांक को आधा का वर्ग को एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, वही चीज x² -5/2x, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। आगे क्या करना है कि x के गुणांक को आधा का वर्ग एक बार जोड़ना, तो 5/2 है मेरे भाई, 5/2 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो याद रहे कि 1/2 से गुना करते हैं। यही चीज में हर स्टूडेंट फंसते हैं कि याद रहे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 1/4 का आधा का मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड, और जब ये 2 से डिवाइड होगा तो 1/4 ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं 1/4 मल्टीपल 1/2 से करते हैं तो वही चीज कंसीडर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा 5/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3/2 हो जाएगा = 0, ठीक है। यही इसका मेन अरेंजमेंट होगा। यदि ऐसा सजा लेते हैं तो समझिए आप बिल्कुल सही सीढ़ी पर हैं, वरना बिल्कुल आप गलत सीढ़ी पर। मैंने क्या बोला, x के गुणांक को हमेशा 1 लाना है, ला दिया। अब x का जो मान रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, उसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। x का गुणांक था 5/2 और 5/2 का आधा
यहाँ हुआ 5/4 और 5/4 का एक बार स्क्वायर में पॉजिटिव लिया और एक बार निगेटिव लिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, इतना कर दिया। अब जब स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर ये बी का काम करेगा, तो मैंने बताया था कि ये दोनों पट्टी तीन फंक्शन यहाँ पर आप देख लें, और यहाँ पर एक से बीच का साइन यदि माइनस है तो बीच में आप भी माइनस दें, और ये बी का काम करेगा, यानी 5/4 का ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन खत्म हो गया। आपके सामने बचा माइनस है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 3/2 हो गया, इतना इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कर देंगे। अब जब यहाँ तक आपने कर दिया तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, ये हो गया 25/16, और ये माइनस 3/2 हो गया। अब ये 16 एलसीएम हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया, और 2 8 16, 8 3 24, ठीक है, 25, ये 1 कितना हो गया 16 हो गया, 25 हो गया, 16 इसका एलसीएम आ गया, ये 25 ऊपर 10 का 10 रह गया, ये 2 8 16, 8 3 24, इतना आ गया। अब आपके सामने x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर जो बचा 1 कितना बचा 16 बचा। अब x माइनस 5/4 बराबर हो गया √1 कितना आ गया 16, प्लस माइनस के रूप में कितना आएगा 1/4, तो एक पद x माइनस 5/4 के लिए 1/4 पॉजिटिव लेंगे, तो x बराबर हो गया 5/4 प्लस 1/4, 4 का जब एलसीएम लेंगे 4, ये 5, ये प्लस 1, ये 6/4 आ गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2, एक मान आया। दूसरा मान देख रहे हैं, दूसरा मान को हम ज्ञात करने जा रहे हैं, तो याद रहे दूसरा मान हो गया x माइनस 5/4 के लिए एक मान माइनस में लेंगे, माइनस 1/4, तो x बराबर 5/4 माइनस 1/4, इस तरह से 4 एलसीएम 5 माइनस 1 बराबर ये हो गया 4/4, ये 1 आया, तो x का मान 1 आया। इस तरह से ये भी दूसरा मैथ पूर्ण वर्ग बनाने का जो विधि का जो था वो दूसरा एग्जाम्पल को भी मैंने सॉल्व कर दिया। और इसी तरह से आज की क्लास में आपका पूर्ण वर्ग बनाने का जो मेथड था, ये जो लास्ट सफ़र हम लोग कर रहे थे वो पूरा सफ़र क्लियर हुआ, पूरा मंजिल पार कर गए, पूरा द्विघात समीकरण के सारे रूल को हम लोगों ने जान लिया, द्विघात समीकरण के सारी चीज़ों को बेसिक को हमने सीख लिया, विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ बाई बुक भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कंसेप्ट को समझे होंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का विधि मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बोझना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 कर देना, और जो x का गुणांक है उसको आधा का वर्ग कर देना। यहां तक आप जस का तस लिख देना, यहां तक कर देने के बाद इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जिस वे में उसी वे में रह देना। सिर्फ क्या करना, इसके बगल में आना तो एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, क्योंकि जब इसको काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने या घटाने पर बिल्कुल कट जाएगा, 0 होगा, और यही फंक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास में आप पूरे अच्छे ढंग से द्विघात समीकरण को समझे होंगे या पूरे पैटर्न को जाना होगा। इसी तरह से आज का क्लास मैं यहीं तक विराम करता हूं, यहीं तक एंड करता हूं। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक अच्छे नए चैप्टर के साथ, नए बेस के साथ, नए कंटेंट के साथ। बशर्ते आप अपने काम पर ध्यान दें, आप अपने काम को करते रहें। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह आपके बताने से, आपका जब मेरे साथ लगाव रहेगा तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा भाई बहन का प्यार जागेगा, और मैं भी काफ़ी अच्छे वे में आपके सामने आऊँगा एक अच्छा कंटेंट लेकर। ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए बाय।